हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है आपकी कन्वीनियंस में। फर्स्ट पार्ट का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। सेकेंड और लास्ट पार्ट जो है इसमें हम कवर करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। Economic environment होता क्या है? Economic environment in India consists of various macro level factors related to means of production and distribution of wealth, which have impact on business industry. तो अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को और ज्यादा डीपली एनालाइज करें तो उसमें क्या होता है? इंक्लूड्स स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें पब्लिक एंटरप्राइजेस भी है और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट including monetary, fiscal, and industrial policy, economic plans, annual budgets, economic indices like national income, distribution of income, gross national product, capital income, disposable personal income, ये सब economic factors जो है उसका impact business पे पड़ता है। Infrastructure facility जैसे finance की institutions है या नहीं, modes of transport है या नहीं, available है या नहीं, अच्छे हैं या नहीं, communication facility। हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया देखें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो उस समय इंडिया वाज मेनली एन एग्रीकल्चर एंड रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे। About 70% of the working population was employed in agriculture, 85% of the population was living in villages. Production जो था वो irrational और low productivity technology से चलता था। Communicable diseases बहुत widespread थी, mortality rates were high and there was no good public health system. एक्चुअली स्पीकिंग जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं ये इंडियन इकोनॉमी में भी हम कवर कर चुके हैं, इसी नाम का एक चैप्टर भी है। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे भी एक चैप्टर इंडियन इकोनॉमी में भी हम कवर कर रहे हैं। तो ये कुछ हद तक सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, लेकिन इस चीज को हम एक बार फिर से अच्छी तरह से देख लें सो दैट ये इंफॉर्मेशन हमारे काम आ जाए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया जो था उसके बाद वंस इंडिपेंडेंस के बाद जब हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए तो it was a stage of rapid economic growth with rise of standard of living, reduced unemployment and poverty. India became self-reliant in the process, became a strong industrial base, reduced inequality. लेकिन हमने basically जो involve किया था हमने वो था socialist pattern, मतलब हमारे यहाँ public sector enterprise की importance ज़्यादा थी और हम प्राइवेट सेक्टर को काफी हद तक कंट्रोल करके चल रहे थे, क्योंकि हमें लगता था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो नीड्स ऑफ द सोसाइटी को या सोशल वेलफेयर कॉज को बहुत अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑन कंट्रोल ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एटलीस्ट ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू इयर्स। इस प्रोसेस का अल्टीमेटली एक मिक्स रिजल्ट आया, जिसमें पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हुई लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे एक बहुत मेजर क्राइसिस आई 1991 में, where economy faced a serious foreign exchange crisis, high government deficit, as well as rising trend of prices despite bumper crop. तो इस सिनेरियो में हमारी गवर्नमेंट को काफी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से निकलने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी was introduced in July 1991. What was new industrial policy? The government reduced the number of industries that were compulsorily licensing to 6. Licensing राज चला करता था, कोटा सिस्टम चला करता था, उसको काफी हद तक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने हटा दिया। Many industries which were reserved for public sector earlier in the earlier policy were de-reserved, मतलब उसमें private sector भी आ सकता था now. Disinvestment was carried out for many public sector entities. Policy was towards foreign capital was liberalized. The share of foreign exchange participation was increased to 100% in a few industries. Automatic permissions were granted for technology agreements with foreign companies. As a matter of fact, हमने Foreign Investment Promotion Board was set up to promote and channelize foreign investment in India. इस प्रोसेस में लिबरलाइजेशन भी किया गया। लिबरलाइजेशन was इंडस्ट्रियल को हमने लाइसेंस या कोटा राज से फ्री किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, अबॉलिशिंग द लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज, freedom of deciding the scale of business activities, no restriction or expansion or contraction of business activities, removal of restrictions on movement of goods and services, reduction in taxes and lifting up unnecessary controls in the economy, जो बहुत स्टिफलिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रही थी प्राइवेट सेक्टर के लिए,
उन सबको काफी हद तक easier बनाया गया to attract foreign capital and technology into our country. Likewise, privatization किया गया. Privatization का basic मतलब क्या है कि जो public sector वाली enterprises थी उनको private sector में allow किया और कुछ को disinvest भी किया. So it was aimed at giving greater role to the private sector in the nation building process and reduce the role of public sector. It was a reversal of development strategy जो पहले की थी कि private sector को ज़्यादा importance दिया गया था, ये उससे exactly उल्टा था. The policy of planned disinvestment किया गया public sector enterprises का resulted in dilution of government enterprise involvement in public enterprise and अगर 51% stake जो है government किसी और को ट्रांसफर कर देता है तो मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाता है. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. टिल 1991 गवर्नमेंट एंड कुछ हद तक वो सही भी था क्योंकि उस समय हमारी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी कि हम ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर पाए. तो in 1991 the government of India followed a policy of strictly regulating imports till that particular time. But with effect from 1991, globalization was allowed. Globalization involves increased level of interaction and interdependence amongst various nations in the global economy. So physical and geographical boundaries नहीं रहती है. Anybody who has a competitive advantage, जो better quality products बना पाएगा और sell कर पाएगा in India or abroad gets a major share of the business in the process. So truly global environment कौन सा होता है जिसमें free flow of goods and services हो और global governance, a common accepted mechanism of settlement of disputes, free movement across borders भी रहे. 1991 के बाद एक और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया हमारी इकोनॉमी पे, वो था डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन. द डेट ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज 8 नवंबर 2016. द लार्जेस्ट डिनोमिनेशन के नोट्स जो समय पे थे ₹500 और 1000 के वर डिमोनेटाइज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, ceasing to be legal tender except for the purpose of specialized purposes like payment of utility bills. So it was a very major exercise with 86% of the money in circulation which was made invalid. People of India had to deposit any invalid currency in their bank account, which came along with a restriction on placed on cash withdrawals as well. Aim of demonetization was to curb corruption, counterfeiting the use of high demonetized used for illegal activities, जिसका बहुत illegal activities के लिए use हो रहा था उसको रोकना, especially accumulation of black money generated by income that has not been declared to the tax authorities. Demonetization के features क्या थे? It was used as a tax administration measures. Cash holdings जो लोगों के पास ज़्यादा थी from declared income was readily deposited and उसमें कोई problem नहीं थी. But those with black money had to declare for unaccounted wealth and pay taxes. Demonetization also led to tax administration channel और channelizing the saving in formal financial sector. Basically जो money banks में deposit हुआ वो फिर banks से आगे अच्छे investments के लिए use हुआ. Create a cashless environment. Basically this was also aimed at promoting cashless environment, that is plastic money ये या other modes of electronic means of payment को encourage करना भी एक और motive था demonetization का. इसका impact almost every section of the society पे हुआ, higher section, lower income as well as middle income groups of the society. इसका impact जो था money या interest rates के बारे में देखा जाए तो decline हुआ cash transactions पे, bank deposits जो है increase हुए क्योंकि जो extra surplus money था लोगों के पास वो उन्होंने बैंक में deposit किया. Increase in financial savings, private wealth जो है declined because some high demonetization routes were not returned, especially the prices in real estate, that is property related prices उसकी वजह से fall हुई. Public sector पे practically कोई impact significant नहीं था demonetization पे, लेकिन digitization, that is use of electronic means of payment, उस पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा. रियल एस्टेट में एज आई मेंशन्ड अर्लियर प्राइसेस थोड़ी डिक्लाइन हुई और टैक्स कलेक्शन जो है राइज इन इनकम टैक्स हुआ था बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इनकम. अब अगर हम इम्पैक्ट देखें ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री था
बेसिकली सबसे पहली चीज है ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन इंक्रीज हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन बेसिकली कहते हैं कि कंपटीशन जब इंक्रीज करता है तो कंज्यूमर को मैक्सिमम फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे कंपीटिंग इंडस्ट्रीज जो है जैसे टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, इन सब चीजों में बैंकिंग के रेट्स कम होते हैं, मोर डिमांडिंग कंज्यूमर्स हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। पहले जब आप एक ही ऑप्शन था तो वेदर गुड सर्विस और बैड सर्विस आपको वही अवेल करनी पड़ती थी, लेकिन जब आपको बेटर ऑप्शंस मिलते हैं तो आप मोर डिमांडिंग कंज्यूमर्स बन जाते हैं। Rapidly changing technological environment जो है increased competition forces the firms to deploy develop new ways to survive and grow in the market. Necessity for change, वो भी एक क्योंकि market forces के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको करंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और चेंज करना पड़ता है। चेंज मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सच अ सिनेरियो। नीड फॉर डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके यहाँ कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो उनकी स्किल्स भी आपको इम्प्रूव करनी पड़ती हैं इन यूजिंग द करेंट एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मार्केट ओरिएंटेशन, क्योंकि आपको मार्केट के हिसाब से प्रोडक्शन को प्लान करना पड़ता है, इसलिए आपकी एफिशिएंसी आपको और इम्प्रूव करनी पड़ती है। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से जो एडिशनल सपोर्ट मिला करता था पब्लिक सेक्टर को, वेदर दे वर परफॉर्मिंग और नॉट, वो भी रिड्यूस हुआ। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन हैज बीन वेरी positive, and India has evolved well in the new economic order. अब हम इसके important questions एक बार discuss कर लेते हैं। Define privatization as a process of economic reforms in one sentence. तो अगर हम privatization को define करें तो it refers to giving greater roles to the private sector and reducing the role of public sector in the nation building process. Liberalization को अगर हम define करें तो it refers to the end of license and quotas and many restrictions and controls which were put on industries, more particularly the private sector, before 1991. With the introduction of photostat machines in the market, carbon paper industry was adversely affected. Which component of environment was responsible? तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक था, पॉलिटिकल था, टेक्निकल था या ऑल था। तो ये टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है, क्योंकि फोटोस्टैट मशीन आ गई और कार्बन पेपर इंडस्ट्री का उसके ऊपर इम्पैक्ट आया, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इम्पैक्ट है। Which of the following statement adequately describes the industrial policy of India before liberalization and privatization and globalization? ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर सा लगता है और कई बार बहुत कंफ्यूजिंग भी, लेकिन आप एक मिनट अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा that the industrial policy before 1991 was pro, that is in favor of public sector reforms. Which of the following statement correctly describes the process of privatization? इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे सही आंसर जो है दैट इज सी, और 3 इसे बोल सकते हैं। द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। ये हमें वैसे भी मालूम ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज नॉट करेक्ट? ये नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन जो आप जरा ध्यान से देखें, इसमें अगर अपन सारे ऑप्शंस को एक बार ठीक तरह से देखें तो हमें मालूम है कि बाकी चीजें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है, प्राइवेटाइजेशन भी है, लिबरलाइजेशन भी, ग्लोबलाइजेशन है भी, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अर्बनाइजेशन का कोई लॉजिक नहीं है इस पूरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी। तो करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया? इनवर्ड का मतलब है कि हम फॉरेन एक्सचेंज को इनवाइट कर रहे हैं अपने पास। इनवर्ड फॉरेन एक्सचेंज हेल्प्स टू ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू आवर कंट्री, दैट इज करेक्ट, brings modern technology to our country, which is also correct, and brings management enterprise to our country. So the answer is all of the above. All the 3 above are correct. Demonetization that were taken out of circulation after demonetization. तो कौन से नोट्स थे जिनको सर्कुलेशन से बाहर हटाया गया था? तो आंसर इज बी, 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज को सर्कुलेशन से हटाया गया था। अब देखिए क्वेश्चन थोड़े से सिमिलर है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर आपको एक्चुअली मालूम है। द न्यू डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इन 2016 वाज, द आंसर इज 500 एंड 2000। 2000 का नोट न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया था और 500 का नोट पुराना वाला हटा करके नया नोट इंट्रोड्यूस किया था इन डिमोनेटाइजेशन इन 2016। Which one of the following was one of the objectives of demonetization?
To give new rules to the notes to the people of India, wrong. To reduce and prevent circulation of black money, right. To increase interest rates, wrong. To increase the value of currency, wrong. So the correct answer is B, to reduce and prevent the circulation of black money in the market. The income and expenditure policy of the government is called, the correct answer is A, fiscal policy. The next question is, in all countries, there is free flow of goods and services. Under which of the following does it come? So liberalization की privatization की globalization. The correct answer is D, globalization. The Indian corporate sector has come to face with several challenges due to government policy change. Explain any four such challenges. The government policy change, here they are referring to the new economic policy, that is 1991, privatization, globalization and liberalization. The following changes were faced by business enterprises. Technological environment में क्या हुआ? Increase in competition force. Since the firm to develop new ways to survive. Increase competition की वजह से business environment को लेकर के firms को या organizations को ज़्यादा conscious रहना पड़ता है. Need to develop human resources क्योंकि आपकी human resources को भी आपको higher level of competence and commitment दिखाना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं. मार्केट ओरिएंटेशन, बिजनेस एंटरप्राइजेस फोकस्ड ऑन मार्केट ओरिएंटेशन, बिकॉज पहले तो ये होता था कि आप जो भी प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन है इसलिए कंज्यूमर को परचेज करना ही पड़ता था. लेकिन जब कंज्यूमर के पास चॉइसेस और ऑप्शंस बढ़ते हैं तो आपको मार्केट की कंडीशंस देख करके अपने प्रोडक्शन को भी प्लान करना पड़ता है. Necessity for a change after 1991, market forces became more turbulent, and as a result, business enterprises have to continuously keep a track of business environment and modify their operations and functioning based on the requirement. The government policy changed and led to some positive and negative impact. अब उसी क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अलग अलग बताने पड़ेंगे. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर अपन देखें तो उसमें आप कह सकते हो कि मार्केट ओरिएंटेशन. अर्लियर जो भी प्रोड्यूस हुआ था वो बिक जाया करता था. ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाने पड़े तो ज्यादा सिंक्रोनाइज हो गया बिजनेस जो है वो मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ज्यादा ट्रेनिंग और प्लानिंग की जरूरत पड़ी, बिकॉज वी हैड टू प्लान एंड मेक प्रोडक्ट्स एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो उसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हुआ. नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी जो था, उसकी वजह से जो स्मॉल फर्म्स थी जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं थे, वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टिफलिंग कंपटीशन नहीं हैंडल कर पाए. इंक्रीजिंग कंपटीशन वाइल ओपनिंग द इकोनॉमी, एंट्री ऑफ मेनी फॉरेन फर्म्स भी हुई इनटू द कंट्री. हम अगर फॉरेन कंट्री में जाकर के अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं तो लाइकवाइज हमें फॉरेन फर्म्स को भी परमिट करना पड़ता है हमारे यहाँ आने पे. MNC टर्म यूज होता है उसके लिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस were at advantage due to their large financial resources. कई बार उनकी स्केल ऑफ ऑपरेशन इतना ज्यादा होता है कि वो छोटे बिजनेस को कई बार स्टिफल कर देती हैं या डिस्टर्ब कर देती है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ब्रांडेड गुड्स, ये सब चीजें उनके पास काफी ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा क्वांटिटी में होती है दैन अ स्मॉल एंटरप्राइज. तो उसकी वजह से स्मॉल एंटरप्राइजेस को थोड़ा नुकसान जरूर झेलना पड़ा. This brings us to the end of our chapter 3. We will continue our series with chapter 4, that is planning. इस सीरीज में हम बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं. तो आप उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स.